अरे बच्चों, जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताऊं। अगर आप नीट और जेई में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके पेरेंट्स दूसरों के पेरेंट्स से पूछते हैं और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपका बच्चा, खुद का बच्चा सेलेक्ट हो चुका है। अदरवाइज अगर आप फेल हो गए तो कभी भी पेरेंट्स दूसरों के पेरेंट्स से ये नहीं पूछते कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। कोई खुद का बच्चा ही फेल हो गया तो वो कैसे ये बात पूछ सकते हैं। तो बच्चों याद रखना, जिंदगी की एक और सच्चाई, जब नीट और जेई में सिलेक्शन होता है तो 50 रास्ते दिखते हैं जीवन में बहुत अच्छी नौकरी करने के, बहुत अच्छे बिजनेस करने के। पर आप जब असफल होते हैं तो जनरली लोग कहते हुए मिलते हैं, क्या रखा है नीट और जेई में, बहुत सारे डॉक्टर बेरोजगार हैं, बहुत सारे इंजीनियर बेरोजगार हैं। दोस्तों, ये असफल लोगों की पहचान है। जब असफलताएं होती हैं तो हम कमियां ढूंढते हैं, और जब आप सफलताएं होंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे जो सक्सेस के और पैसे के भी होंगे। तो बच्चों, कभी मत बोलना ये बात कि इस फील्ड में क्या रखा है, इस फील्ड में बहुत कुछ रखा है। आप सफल तो होके दिखाइए बच्चों एक बार। आओ इसी बात को लेकर एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मौदगिल फिजिक्स क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप मौदगिल बच्चों चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों, आज हम 11th फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज कार्नेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चों, इसमें टोटल जितने भी वीडियोस डिस्कस करेंगे उनके नेम ये दिए हुए हैं। हम इसमें फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं गैस थ्योरी, और उसका फर्स्ट टॉपिक होगा बच्चों गैस एंड आइडियल गैस। तो आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। बच्चों, जैसा मैंने कहा था, हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गैस एंड आइडियल गैस। बच्चों, गैस क्या होती है, मैं इसको एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों, एक बैलून ले लो, उस बैलून के अंदर आप गैस फिल कर दीजिए तो बैलून फूल जाता है। अगर आप ज्यादा गैस फिल करेंगे तो ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी गैस को आप एक्सपेल कर दे, निकाल देंगे तो ये थोड़ा श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गैस जो होती है बच्चों, वो चीजों को एक्सपेंड भी कर सकती है और कंप्रेस भी कर सकती है। पर इससे पहले आपको एक बात बताऊं, बचपन की जब आप छोटे थे तो आपको सिखाया जाता है कि जो मैटर होता है वो 3 पार्ट में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सोलिड उसे कहते हैं इसमें पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, उनके इंटरनल मोलिकुलर फोर्सेस, जो मोलिकुल उनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं ज्यादा होते हैं। थोड़े कम फोर्स होंगे तो सॉलिड की जगह हम लिक्विड बोलते हैं। इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सॉलिड के कंपैरिजन में कम होते हैं। और जो गैस होते हैं ना, इसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो मोलिकुल में अट्रैक्शन है बहुत ही लीस्ट होता है, इसलिए इसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं। तो बच्चों, मैटर के जो 3 पार्ट थे उसमें से हम गैस पढ़ रहे हैं। अब गैस के बारे में कुछ छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए, सिर्फ समझने के लिए वो बता रहा हूं। तो बच्चों, उसके लिए आपको बोर्ड देखना होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, गैसेस क्या होती हैं जिसमें इंटरनल मोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक। तो बच्चों, इंटरनल मोलिकुलर फोर्सेस वेरी वीक होंगे तभी तो गैस के पार्टिकल दूर दूर होंगे। सेकंड लिखा उसने बच्चों, नो शेप एंड साइज। बच्चों, किसी मर्जी कंटेनर में गैस को फिल कर दो, उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगी। अगर गिलास में डालोगे गिलास जैसा शेप बन जाएगा, अगर डालो किसी बोतल में तो बोतल जैसा शेप बना लेगी। तो नो शेप एंड साइज होता है। थर्ड पॉइंट बच्चों उसने लिखा है, एक्सपेंड इनडेफिनेटली। आप किसी बैलून को एक निडल लगा के फोड़ दें तो उसकी गैस इनडेफिनेटली फैलती चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखा बच्चों, एक्सर्ट प्रेशर ऑन इन इट्स सराउंडिंग्स। जहां गैस होती है वो प्रेशर लगाती है। जैसे इस रूम में गैस है तो दीवारों पे प्रेशर लगा रही है। अगर बैलून में गैस है तो बैलून के सरफेस पे प्रेशर लगा रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं तो कंटिन्यू मोमेंटम चेंज करते हैं। और जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है तो उससे फोर्स डेवलप हो जाते हैं, और फोर्स की वजह से वहां प्रेशर क्रिएट करती है। तो जहां भी गैस होगा बच्चों, वहां प्रेशर तो पक्का ही होगा। फिर लास्ट लिखा है, दे कैन बी इजिली कंप्रेस्ड और एक्सपेंड। मेरे प्यारे बच्चे, एक बात सोच, ये देखो, ये बंदा खड़ा है, इसके हाथ में स्टोन है, ये दबा रहा है, तो क्या स्टोन कभी कंप्रेस होगा? नहीं होगा ना। तो स्टोन कंप्रेस नहीं होता, जबकि गैस के बैलून को अगर आप एक बंदा कंप्रेस करेगा तो आसानी से प्रेस हो जाएगा। तो इसे कहते हैं कि गैस इजिली कंप्रेस और एक्सपेंड हो सकती है। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई? ये है गैस। अब बच्चों आगे चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है आइडियल गैस का। ये आइडियल गैस क्या होती है? तो बच्चों देखो, आपको एक बताऊं, गैस 2 तरह के हम बोलते हैं, एक रियल गैस और एक आइडियल गैस। हम जितना भी केटीजी में थ्योरी पढ़ रहे हैं सब बच्चों आइडियल गैस का है। आइडियल का मतलब होता है जो हाइपोथेटिकल होती है, आदर्श कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में मानी जाती है, जबकि रियल में ऐसी मिलती नहीं है। कहना सर ये कैसे? जैसे H2O2 CO2 सब रियल गैसेज हैं बच्चों, ये आइडियल गैस का बिहेव कर सकती है। ये पहली बात आपको याद रखनी है कि आइडियल गैस एक हाइपोथेटिकल है, इसे हम किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर बना सकते हैं। कहना सर वो कैसी कंडीशन? कहना देखो बच्चों, किसी भी रियल गैस को हम आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कहना वो कैसे करोगे? तो बच्चों इसका आंसर है HTLP। कहना ये क्या है? HT मैंने हाई टेम्परेचर, LP मैंने लो प्रेशर। अगर हम किसी गैस का, रियल गैस का टेम्परेचर बहुत हाई कर दें और प्रेशर बहुत लो कर दें तो रियल गैस में बिहेव एज एन आइडियल गैस। इसलिए बच्चों HTLP आप रख लीजिए, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। इसको शॉर्ट में मस्ती में याद करना तो ऐसे बोल सकते हो, हम तुम्हारे लल्लू पापा। ये एब्रीविएशन याद कर लो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। रीजन क्या बच्चों?
पेपर में जब ये प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो मम्मी आपको दही खिलाएगी, टेंशन में आप गलती कर सकते हो। ये 4 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है कि रियल गैस आइडियल गैस का बिहेव कब करती है? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर। तो बच्चों इसमें आपको आंसर देके आना है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, HTLP। इसलिए मैंने बोला हम तुम्हारे लल्लू पापा, याद कर लो, उससे याद रहेगा कि दुनिया में कोई भी रियल गैस आइडियल गैस का बिहेव कर सकती है एक ही कंडीशन पे, जब उसका टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो, क्योंकि रियल में तो ये होती नहीं है, ये तो हाइपोथेटिकल है। क्या बच्चों समझ में आई? अब आएगा कि आइडियल गैस की ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें याद होने चाहिए, जो आइडियल गैस का इस चैप्टर में हम यूज करेंगे। उसके लिए मैं हट जाता हूं बच्चों। देखो, आइडियल गैस का पहला है पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। हम आइडियल गैस में ये जूम कर लेते हैं कि उसके पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होंगे। ये पहला अजम्पशन था। सेकेंड अजम्पशन है ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। ऐसा नहीं हो कोई पार्टिकल मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा है, सारे हम आइडेंटिकल एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हाइपोथेटिकल है। तो आइडियल गैस की कंडीशन ये भी ठीक है। तीसरा है ऑल पार्टिकल आर स्फेरिकल एंड रिजिड। सारे पार्टिकल जो होते हैं वो स्फेरिकल एज्यूम करते हैं और रिजिड एज्यूम करते हैं, तभी हम इन प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे आइडियल गैस की। फोर्थ उसने लिखा है साइज फ्रॉम नेग्लिजिबल टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। मतलब आइडियल गैस के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, मोटी मोटी बात ये बोल देना। कहना ठीक है सर। फिर लिखा है मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। वो किसी भी डायरेक्शन में जाती है आइडियल गैस, ऊपर भी, नीचे भी, लेफ्ट भी, राइट भी, कमरे में गैस कहीं भी जा सकती है। कहना ठीक है सर। उसके बाद लिखा है बच्चों कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। आइडियल गैस के जो पार्टिकल के कोलिजन होते हैं उसको हम परफेक्टली इलास्टिक एज्यूम करके करते हैं, मतलब हम उसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बहुत कंजर्व मान के क्वेश्चंस करेंगे। कहना फाइन सर। फिर लिखा नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मोलिकुल्स। ये पॉइंट भूलना मत। आइडियल गैस उसे कहते हैं जिनके मोलिकुल में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। इसका मतलब आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी जूम नहीं की जाती। आइडियल गैस की सारी एनर्जी काइनेटिक मानते हैं। पोटेंशियल तब आती है जब मोलिकुल में अट्रैक्शन भी होते हैं। तो इन रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, काइनेटिक भी होगी, पर आइडियल गैस में सारी होल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक होती है, क्योंकि ना अट्रैक्शन ना रिपल्शन, बिना अट्रैक्शन रिपल्शन के कभी भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखना बच्चों। तो ये पॉइंट भूलना मत, लिखा हुआ है। और लास्ट है बच्चों आपको क्या कि डेंसिटी कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर। आइडियल गैस की डेंसिटी को हम चेंज नहीं करते, हर टेम्परेचर पे सेम मान के चलते हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तो आइडियल गैस की प्रॉब्लम आप कर पाएंगे। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई? तो अब कंक्लूजन अपना निकल चुका है। क्या निकल चुका है? गैस क्या होती है वो सारे पॉइंट क्लियर है। आइडियल गैस, HTLP, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, और उनके ये सारे पॉइंट हमें पता होने चाहिए। क्या बच्चों क्लियर हुआ? कॉपी इट। प्यारे बच्चों, आइडियल गैस का जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है आइडियल गैस इक्वेशन। बच्चों ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं जो बच्चे कर नहीं पाते। देखो बच्चों, आइडियल गैस इक्वेशन जब पूछेगा तो इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आपको लर्न करनी है, और ये कहां से आई मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपको बोलना है PV इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। अब बच्चों PV इक्वल टू nRT में P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, R गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। तो ये पॉइंट आपको लर्न कर लेने हैं। कहना सर ठीक है, PV इक्वल टू nRT। अब बच्चों इनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होती है। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना N, इसको बच्चों हम छोटा m बाई बड़ा m भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं अभी बता रहा हूं। इस तरफ साइड में पहले आप PV इक्वल टू n की जगह m बाई m RT कर देंगे। m हो गया गैस का मास और कैपिटल M मोलर का मास हो गया बच्चों। कहना ठीक है सर। यह आप एक और काम कर सकते हैं बच्चों, PV इक्वल टू आप n बाई Na इंटू RT भी कर सकते हैं। कहना n क्या टोटल गैस के मोलिकुल्स हैं और Na एवोगैड्रो नंबर है, तो छोटे n की जगह बड़ा n बाई कैपिटल Na भी लिख सकते हैं, और R बाई Na को K कहते हैं, इसलिए PV इक्वल टू नाटक भी लिख सकते हैं। तो कहना आइडियल गैस की ऑब्जेक्टिव करने के लिए हमें टोटल 4 इक्वेशन का स्टडी करना पड़ता है बच्चों। PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू m बाई m RT, PV इक्वल टू n बाई Na RT, PV इक्वल टू नाटक। अब बच्चा पूछेगा छोटे n को छोटा m बाई बड़ा m क्यों लिखा? तो बच्चों इसके लिए एग्जाम्पल देखो, मैं आपको केमिस्ट्री का बेसिक बात बताता हूं, मोल किसे कहते हैं। देखो उसको समझना। जैसे 2 ग्राम कार्बन लिखा है, तो 2 ग्राम कार्बन में कितने मोल होंगे कोई पूछे, तो बच्चों कार्बन का एटम मास 12 होता है, तो 2/12 लिख के आना। तो 2 ग्राम कार्बन में 2/12 मोल होंगे, तो 2 को लिखते हैं छोटा m और 12 मोल को मास को बड़ा m, इसलिए छोटे n को छोटा m बाई बड़ा m लिखा है, इसलिए मैंने सेकंड वो लिखा है बच्चों। थर्ड वाला जो कैसे बना वो देखिए बच्चों। 1 मोल में कितने मोलिकुल्स होते हैं? Na मींस एवोगैड्रो नंबर, तो 2 मोल में 2 Na, तो n मोल में n Na। ये n Na जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया गया, तो छोटा n बन गया n बाई Na। वो मैंने वहां पुट किया, तो बच्चों उसका आंसर आ गया PV इक्वल टू n बाई Na RT।
और बच्चों आर बाई एन ए जो है ना, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के कहते हैं, इसलिए आर बाई एन ए को के लिख दिया तो नाटक हो गया। क्या बच्चों क्लियर हो गया? तो इस बात को ध्यान रखना। कहना सर आप समझ आ गए, जैसे 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो 8/16 करके आना। 4 ग्राम कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, एटॉमिक मास तो 4/12। 2 ग्राम कार्बन 2/12, ये 2 छोटा m है और 12 बड़ा m है, इसलिए छोटे n मोल्स को छोटा m बाय बड़ा m भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो आइडियल गैस इक्वेशन जब भी कोई पूछे तो कहना मोदगी सर ने बहुत अच्छा बताया कि हमें 4 फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लेने चाहिए। क्लियर बच्चों? कॉपी इट। प्यारे बच्चे, ये टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है गैस लॉज। बच्चों गैस के टोटल ये वाले लॉज हम पढ़ेंगे, बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसिक लॉ, ग्राम्स लॉ और डाल्टन लॉ, ये सब हम पढ़ेंगे। बच्चों जितने भी लॉज पढ़ना चाहते हो आप, उसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। इसमें से कोई भी एक टर्म कांस्टेंट रखेंगे, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रख लिया तो पी का वी के साथ चेंज चेक कर लेंगे। मतलब ये 3 वेरिएबल होते हैं, कोई एक कांस्टेंट रख के बाकी 2 का कैसे चेंज हो रहा है उसके बेस पर बच्चों जनरली हम ये लॉज बनाते हैं। तो आओ बच्चों हम इसका फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं, बॉयल्स लॉ। प्यारे बच्चों जैसा मैंने कहा था, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है बच्चों, बॉयल्स लॉ को पढ़ने से पहले एक बात याद रखना, हमेशा लिख के बैठना फॉर ए गिवन मास, मतलब गैस का मास फिक्स कर लेना बच्चों। उसके बाद 3 चीजें मैंने बताई थी आपको, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। इनमें से कोई एक टर्म कांस्टेंट होती है, बाकी 2 चीजें वेरी करती हैं। जैसे बॉयल्स लॉ में आपको बोलना है बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/प्रेशर होगा। मतलब किसी बैलून का अगर आप प्रेशर इंक्रीज करें, दबा दें उसको, तो उसका वॉल्यूम तो कम होगा ना प्रेशर इंक्रीज करने से। जैसे ये पिस्टन है, इसको ऊपर से प्रेस करें तो ये वॉल्यूम कम हो जाएगा, दबाएंगे तो वॉल्यूम कम, तो प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम होता है, इसलिए ऐसा बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको पी को ऊपर ले जाओ, प्रोपोर्शनल हट के इक्वल बनने से कांस्टेंट आ जाता है, पीवी इक्वल टू के हो गया। और बच्चों जब पीवी इक्वल टू के लिखते हैं तो इसको यू कैन से P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो कल आके पूछूंगा बॉयल्स लॉ, तो कहना फॉर ए गिवन मास, क्या बोलोगे? फॉर ए गिवन मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये बॉयल्स लॉ था। अब बच्चों ऑब्जेक्टिव करने के लिए इसकी अदर फॉर्म बनानी भी आपको आनी चाहिए। कहना सर अदर फॉर्म का मतलब ये फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? जैसे बच्चों अदर फॉर्म में पीवी इक्वल टू के लिखा है, वी को आप मास अपॉन डेंसिटी कह सकते हैं। कहना क्यों कह सकते हैं? अरे भाई बचपन में पढ़ाया था, डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम क्या हो गया? मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी। तो फॉर ए गिवन मास में मास भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, इसलिए पी बाय रो भी कांस्टेंट हो गया बच्चों, इसको के डैश मान लो आप यहां। तो P1 बाई रो 1 इक्वल टू P2 बाई रो 2। कहना ओ फोर, तो बॉयल्स लॉ तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है, और सेकंड P1 बाई रो 1 इक्वल टू P2 बाई रो 2। रो 1 रो 2 है डेंसिटी कहते हैं, तो ये भी किसी गैस के लिए ऐसा पढ़ सकते हैं बॉयल्स लॉ को। अदर फॉर्म आ गई बच्चों, ये जो छोटा n होता है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऊपर और n नीचे ले जाओ, तो v हो गया कैपिटल N बाई छोटा n, तो v को कैपिटल N बाई छोटा n कर दो। तो बच्चों देखो k फिक्स है और ये कैपिटल N टोटल पार्टिकल तो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होंगे। अगर आप प्रेस करोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल चेंज होंगे, पर टोटल तो फिक्स ही रहेंगे ना किसी गैस के। तो n भी फिक्स, k भी फिक्स, तो p बाई n कांस्टेंट हो गया। तो P1 बाई N1 इक्वल टू P2 बाई N2, ये बॉयल्स लॉ की अदर फॉर्म आ गई। तो प्यारे बच्चों बॉयल्स लॉ की 3 फॉर्म बोलनी है, PV इक्वल टू K, P बाई रो इक्वल टू K डैश, और P बाई N इक्वल टू K डैश। K का मतलब K डैश मान लो यहां। बोलो बच्चों यहां तक का बात क्लियर? फिर इनके 3 ग्राफ्स आएंगे, सबसे पहले P और V का। तो बच्चों जब तुम P इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर कम, इसलिए V इंक्रीज करने से प्रेशर कम होता जा रहा है। P और 1/V का बोला है, तो बच्चों देखो इसको समझो, P प्रोपोर्शनल टू 1/V होता है, ये पूरी टर्म को आप X मान लो एक तरह से, तो P प्रोपोर्शनल टू X, और प्रोपोर्शनल ग्राफ बीच में से आते हैं। ये P और V का नहीं है, 1/V लिखा ना, इसलिए बच्चों लाइन स्ट्रेट आएगी बीच में से। और एक PV और V में लिखा है, तो बच्चों PV तो कांस्टेंट होता है, K होता है, अगर ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। ये तीनों ग्राफ याद करने। क्या बच्चों बॉयल्स लॉ क्लियर हुआ? तो बॉयल्स लॉ के 3 फॉर्मूले आपको पढ़ने और 3 ग्राफ की स्टडी करने। बोलो बच्चों क्लियर? कॉपी इट। प्यारे बच्चों अब जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम है चार्ल्स लॉ। बच्चों चार्ल्स लॉ में भी आपको यही बोलना है, फॉर ए गिवन मास, मतलब मास किसी गैस का फिक्स है और प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कोई एक टर्म कांस्टेंट रखनी है, तो बच्चों यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है।
तो बच्चों जब प्रेशर कांस्टेंट और गिवन मास के लिए एम भी कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। किसी का टेम्परेचर, किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करो तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आप एक बार सोचो ना कि किसी बैलून में गैस है, अगर आप गैस के पार्टिकल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो पार्टिकल तेज तेज मूवमेंट करेंगे तो धक्का तेज लगेगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ v बाई टी कॉन्स्टेंट है तो v1 बाई टी वन इक्वल टू v2 बाई टी टू। तो पहली बात खत्म होगी कि बायल्स लॉ, अगर चार्ल्स लॉ पूछेगा आपसे तो v1 बाई टी वन इक्वल टू v2 बाई टी टू बोलना। इसकी अदर फॉर्म ऐसे बोलना, v बाई टी तो कांस्टेंट है और रो होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो गया मास अपॉन रो, तो वॉल्यूम को मास अपॉन रो रख दिया गया और इस k को आप k डैश मान लो। इसको देखो v की जगह, ये जो v है इसकी जगह मास अपॉन रो, तो बच्चों मास भी फिक्स है, k भी फिक्स है, तो रो टी कांस्टेंट हो गया। अगर आपके पास रो टी कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब नाउ यू कैन से कि रो वन टी वन इक्वल टू रो टू टी टू। तो ये अदर फॉर्म आ गई, तो एक तो v1 बाई टी वन आ गई, एक रो वन टी वन इक्वल टू रो टू टी टू। और ये तीन ग्राफ आपको इसके समझ लेने हैं कि वीओ टी प्रोपोर्शनल है तो लाइन, जब भी प्रोपोर्शनल हो तो लाइन ओरिजिन से पास होगा बच्चों, ठीक है। सेकंड बोला 1 बाई वी बोलेगा तो बच्चों ये ग्राफ इस तरह से बनेगा, और v बाई टी तो कांस्टेंट लाइन स्ट्रेट आती है बच्चों। ये था चार्ल्स लॉ। तो पहले आपको मैंने बॉयल्स लॉ क्लियर किया बच्चों, अब मैंने आपको चार्ल्स लॉ बताया। कॉपी इट बच्चों। अब आएगा गैल्यूसेक लॉ या प्रेशर लॉ भी कहते हैं। तो बच्चों प्रेशर लॉ में फॉर ए गिवन मास लिखना है, पर पीवीटी में से कोई एक चीज कांस्टेंट, तो प्रेशर लॉ में बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है। इसलिए बच्चों यहां लिखा मैंने वॉल्यूम और मास कांस्टेंट है। मास तो वैसे कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो अगर वो प्रोपोर्शनल नीचे लाओगे तो पी बाई टी कांस्टेंट होगा, तो पी1 बाई टी वन इक्वल टू पी टू बाई टी टू। एक तो आपको ये याद कर लेना है। तो ये प्रेशर लॉ कहलाता है। चार्ल्स में v प्रोपोर्शनल टी था, यहाँ p प्रोपोर्शनल टी था बच्चों, ये डिफरेंस याद रखना। और बच्चों ग्राफ उसी फॉर्म में बनाने हैं, जैसे पीओ टी प्रोपोर्शनल तो ओरिजिन से पास करना है, अगर 1 बाई पी करो तो ग्राफ ऐसे करेगा, और p बाई टी तो कांस्टेंट तो लाइन स्ट्रेट आएगी। बस इसको आपको समझ लेना बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपके पास तीन लॉ हो गए, बॉयल्स लॉ क्लियर, चार्ल्स लॉ क्लियर, प्रेशर लॉ क्लियर। प्रेशर में p प्रोपोर्शनल टी बोलते हुए स्टार्ट करना था बच्चों। कॉपी इट बच्चों। अब जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या मतलब है इसका? बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, आप कभी कभी ना कोई परफ्यूम ले लीजिए, उसको स्प्रे कीजिए तो उसकी फ्रेग्रेंस कभी कभी जल्दी आती है, कईयों को लेट से आती है। क्या होता है बच्चों, जो जो आपके पास ये परफ्यूम होता है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ गैसेस जल्दी से डिफ्यूज, जल्दी से फैलती है, कुछ मुश्किल से फैलती है। तो ये चीज डिपेंड किस पे करती है, ये पता करना पड़ेगा। तो गिवन प्रेशर और टेम्परेचर के लिए ग्राम्स ने एक रूल दिया था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो गैसेस का फैलना है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी पे। जितनी कम डेंसिटी का गैस होगा, मतलब परफ्यूम आपके पास जितनी कम डेंसिटी का होगा, उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो आपको याद रखना बच्चों, कहना ठीक है सर, चाइना मेड मत खरीदना, वो देर से फ्रेग्रेंस देता है, ठीक है ना। कुछ परफ्यूम अच्छी क्वालिटी को बहुत दूर तक फ्रेग्रेंस चली जाती है, उनकी डेंसिटी कम होती है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन दूसरी गैसेस में मिक्स होना जल्दी हो जाता है बच्चों। क्लियर होगी बात यहाँ? अब बच्चों इसकी अदर फॉर्म भी पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम है बच्चों। तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम अगर फिक्स कर दें तो डेंसिटी मास पे डिपेंड करेगी, और अगर डेंसिटी मास पे डिपेंड करेगी तो रो की जगह आप m लिख सकते हैं, तो यह m लिख देंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/√m हो जाएगा। तो जितनी कम मास की गैस होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। और बच्चों m का भी रूट मीन स्क्वायर स्पीड से रिलेशन होता है, VRMS √3RT/m होता है, तो रूट m ऊपर VRMS नीचे, तो इस रूट m को अगर आप चेंज करें तो ये बन जाएगा। तो बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन के थ्री फॉर्मूले, वन तो हो गया 1/रूट डेंसिटी, सेकंड 1/रूट मास, और थर्ड हो गया 1/VRMS। ये है बच्चों रेट ऑफ डिफ्यूजन। मतलब ये जो गैसेस मैंने बना रखी है ना, तो ये गैसेस जब फैलती हैं तो वो डिपेंड इन तीन फैक्टर पे करती है बच्चों। ये था ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर हो गया बच्चों? कॉपी इट बच्चों। अब डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या होता है। इसके लिए बच्चों मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसकी डेफिनेशन को आप देख लीजिएगा। एग्जांपल ये है कि बच्चों एक कंटेनर में एक गैस है, उसका प्रेशर P1 है, दूसरे कंटेनर में गैस है, उसका प्रेशर P2 है, वॉल्यूम दोनों का सेम रखा है। अगर इन दोनों गैसेस को थर्ड कंटेनर में रख दें जिसका वॉल्यूम सेम रखें, तो नेट प्रेशर बच्चों इन दोनों का सम हो जाएगा P1 प्लस P2। यही डाल्टन प्रेशर है। कहना जो इंडिविजुअल प्रेशर होते हैं वो सब ऐड होकर किसी कंटेनर में टोटल बन जाते हैं। नहीं आया समझ में तो नीचे एक एग्जांपल देखिए बच्चों, ये वाला। ये बहुत सारी गैसेज हैं, CO आपके पास O2, N2, ऑर्गन, H2O, CO2, इन सब के नीचे प्रेशर लिखे हुए हैं। अगर सेम वॉल्यूम रखें तो बच्चों को टोटल प्रेशर जो होगा वो 101.3 हो गया। बेसिकली वो इन सबका सम बन गया आपका। तो ये एक ही तरह से आप कह सकते हो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश डैश। और ये इसका स्टेटमेंट लिखा है कि जो इंडिविजुअल प्रेशर होते हैं ना,
अगर सेम वॉल्यूम में सारी गैसेस मिक्स कर दें तो सभी प्रेशर का सम टोटल प्रेशर होता है। क्या बच्चों क्लियर हुआ? कॉपी इट। प्यारे बच्चों, जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम है प्रेशर इन ए क्यूब। बच्चों ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर गैस रखा हुआ है और इस गैस का कितना प्रेशर होगा और वो प्रेशर क्यों होगा, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं। बच्चों किसी भी क्यूब में जब गैस होता है ना तो उसमें जो प्रेशर होता है बच्चों वो होता है 1/3 mn/v इंटू वी स्क्वायर बार। बच्चों यहाँ P प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, M होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन पार्टिकल और कैपिटल N होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैपिटल V वॉल्यूम होता है और वी स्क्वायर बार को बच्चों मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो किसी क्यूब में जब गैस होती है ना तो बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 mn/v इंटू वी स्क्वायर बार होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर किसी क्यूब में अगर गैस है तो प्रेशर लगता ही क्यों है? तो बच्चों इसे समझने के लिए आपको मेरे यहां देखना होगा। देखो सबसे पहली बात आपको बोलनी है कि जब भी किसी क्यूब में, किसी कमरे में, किसी बैलून में कहीं भी कोई गैस होती है तो गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। जब रैंडम मोशन करते हैं बच्चों, उसकी वजह से क्या होता है, उनका मोमेंटम कंटिन्यू चेंज हो रहा होता है। जैसे कोई पार्टिकल गया किसी क्यूब की तरफ, किसी वॉल पे जाके स्ट्राइक करेगा और वापस आ जाएगा, तो बच्चों जाने का मोमेंटम तो mv होगा, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो आने का डायरेक्शन चेंज होगी इसलिए -mv होगा। और जब मोमेंटम चेंज होता है तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि हमारे पास फोर्स डेवलप हो जाएगा dp/dt। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों बोलो किसी क्यूब में जब गैस के पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं तो कंटिन्यूस मोमेंटम चेंज करते रहते हैं और जब मोमेंटम चेंज करते हैं उसकी वजह से फोर्स डेवलप हो जाता है। और बच्चों जब किसी क्यूब में फोर्स, किसी भी क्यूब में, किसी भी गैस में अगर फोर्स होगा तो बच्चों प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया और फोर्स अपॉन एरिया की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो बच्चों आपको हमेशा ये बोलना है रैंडम मोशन की वजह से जब पार्टिकल स्ट्राइक कहीं कर रहे होते हैं तो मोमेंटम कंटिन्यू चेंज कर रहे होते हैं, उस मोमेंटम चेंज से फोर्स आता है और फोर्स से प्रेशर आता है और उस प्रेशर का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है 1/3 mn/v इंटू वी स्क्वायर बार। क्या बच्चों यहां तक की बात होगी? अब हम इससे पूछ सकते हैं सर ये फॉर्मूला आया कहां से? बच्चों कुछ देर बाद हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे, पर पहले इस फॉर्मूले के कुछ फॉर्म याद कर लो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले वो समझाता हूं फिर हम इसके एक्सप्रेशन पे आते हैं। बच्चों अदर फॉर्म के लिए आपको इस व्हाइट बोर्ड पे देखना होगा प्रेशर के अदर फॉर्म। देखो बच्चों ये क्यूब था, इसमें जो प्रेशर था 1/3 mn/v इंटू वी स्क्वायर बार था। इसके अदर फॉर्म कैसे बनाई वो देखिए। बच्चों ये m होता है एक पार्टिकल का मास और n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो m इंटू एन को हम कैपिटल M कह सकते हैं। इसलिए बच्चों इस mn की जगह मैंने यहां कैपिटल M पुट कर दिया और बच्चों जैसे कैपिटल M पुट किया तो आप बोलना ओफो कैपिटल M/v को तो वॉल्यूम डेंसिटी कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए इसको 1/3 रो वी स्क्वायर बार। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद करना ऑब्जेक्टिव में और एक फॉर्मूला आपको ये वाला याद करना ऑब्जेक्टिव में। ये दो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है प्रेशर का 2/3 और E को बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस फॉर्मूले को भी आप देखिए कैसे बनाया इन्होंने। देखो बच्चों अपने क्या किया 1/3 रो वी स्क्वायर को इंटू 2/2 कर दिया, उससे कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं आंसर पे। इस 2 को पहले और 3 को बाद में कर देंगे, तो 2/3 लिख देंगे पहले और 1/2 रो वी स्क्वायर, और 1/2 रो वी स्क्वायर को बच्चों कहते हैं अपन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो प्रेशर जैसे किसी क्यूब के अंदर आप एनर्जी निकाल लो उसकी यूनिट वॉल्यूम की और यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी का 2/3 कर दो तो मैथमेटिकली वो उस क्यूब के अंदर प्रेशर की वैल्यू होती है। अब बच्चा पूछेगा सर हाफ रो वी स्क्वायर को, जबकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो तो हाफ mv स्क्वायर होती है, आप हाफ रो वी स्क्वायर लिख रहे हो और कह रहे हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ mv स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे? नहीं बच्चों बेसिकली क्या हाफ रो वी स्क्वायर तो हाफ mv स्क्वायर या अपॉन वॉल्यूम है, पर वॉल्यूम अपने यूनिट माना है क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में इस v को 1 लिख दिया गया, v को 1 लिखा तो हाफ mv स्क्वायर तो बचा, पर इस केस में ये है मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए बच्चों इसको लिखा मैंने E। क्या बच्चों क्लियर हो गया? तो जब कोई पूछे क्यूब में प्रेशर क्यों होता है तो बोलना रैंडम मोशन, मोमेंटम चेंज, उससे फोर्स, उससे प्रेशर आता है, प्रेशर की ये वैल्यू होती है और इनके ये 3 फॉर्मूले हमें याद करने हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, और E की फॉर्म होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाली। कॉपी इट। यार बच्चों किसी भी क्यूब में जो प्रेशर था उसका फॉर्मूला था 1/3 mn/v इंटू वी स्क्वायर बार। आओ बच्चों इसके एक्सप्रेशन को समझते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। जो लोग ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो फॉर्मूले के बाद भी ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए कि एक्सप्रेशन भी समझा देता हूं। बच्चों जब ये एक्सप्रेशन हम करेंगे कि आया कहां से उसके लिए एक शॉर्टकट याद कर लेना बच्चों, वो शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बच्चों ITC-CF प्री, इंडियन टबैको कंपनी, CF चंबल फर्टिलाइजर और प्री मैंने प्री टेस्ट, जिसे प्री IIT, प्री मेडिकल, ऐसे। तो बच्चों इनकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है,
इसके इस एब्रीविएशन से आप बहुत अच्छा लिंक कर पाएंगे। तो जब बोलेगा कि भैया एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, तो ना मोदगस ने एक ट्रिक बताई थी, आईटीसी सीएफ प्री, इंडियन टैबैको ओ सिगरेट वाली कंपनी, सीएफ चंबल फर्टिलाइजर और पीआरई प्री टेस्ट। तो आओ बच्चों हम इससे समझते हैं एक्सप्रेशन को। पहले मैं बोर्ड पे दिखाता हूं, फिर यहां से आप देखते रहना बच्चों। देखो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बच्चों। इसमें सबसे पहले कोने में देख लीजिए, आई से इंस्टेंट वेलोसिटी, ये क्यूब बना हुआ है। इस क्यूब के अंदर बच्चों क्या है, एक एम मास का पार्टिकल है जो वीएक्स स्पीड से जा रहा है। जब वो किसी दीवार पे स्ट्राइक करेगा तो वापस माइनस वीएक्स से आएगा। तो जाने का वीएक्स मैंने एक्स एक्सेस पे वेलोसिटी, वीवाई मैंने वाई एक्सेस पे वेलोसिटी। तो बच्चों जाने का मोमेंटम होगा एमवीएक्स, तो आने का मोमेंटम होगा माइनस एमवीएक्स। तो चेंज इन मोमेंटम 2mvx होगा। बट हमें ये देखना है इस क्यूब में पार्टिकल मोशन कहां कर रहे हैं। तो बच्चों वो एक्स वाई जेड एक्सेस सभी पे कर रहे हैं, रैंडम मोशन करते हैं, हर एक्सेस पे करते हैं। इसलिए बच्चों आई से जो इंस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ है वहां, उस इंस्टेंट वेलोसिटी में बच्चों आपको क्या करना है, v इक्वल टू लिखना है vx आई कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो एक्स वाई जेड किसी भी एक्सेस पे हो सकती है। और बच्चों आई कैप जे कैप और के कैप दे रखे हो, तो v का अगर हम मॉड्यूलस निकालें, मॉड्यूलस मैंने मैग्नीट्यूड निकालें, तो बच्चों रूट में स्क्वायर कर देते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ये पहला स्टेप आपके पास खत्म होता है बच्चों। अब इसके अंदर एक और बात याद रखनी है कि ड्यू टू रैंडम मोशन, मतलब इनका रैंडम मोशन है, इसलिए जितना वीएक्स में जा रहा है उतना वीवाई उतनी वीजेड वेलोसिटी है। तो वीएक्स वीवाई वीजेड को आप इक्वल लिख सकते हैं बच्चों। जब आप इसे इक्वल लिखेंगे तो बच्चों वी स्क्वायर हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, वी रूट में ना स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो वी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। अब देखो वी एक्स वी वाई वी जेड सेम है, तो वही 3vx स्क्वायर हो गया, वही 3y स्क्वायर, वही 3vz स्क्वायर। कहना सर ये कैसे? अरे भाई vx vy vz सेम है, तो तू vy को भी vx रख दे, vz को vx, और 3vx स्क्वायर हो गया ना। और रूट में जब स्क्वायर किया तो v स्क्वायर 3vx स्क्वायर हो गया, और वही 3y स्क्वायर, वही 3vz स्क्वायर हो गया। तो बच्चों आई से इंस्टेंट वेलोसिटी के अंदर ये वाले सारे पॉइंट आपको पता कर लेने हैं। फिर बच्चों टी से आएगा, बच्चों टी से आपके पास आएगा टाइम ड्यूरिंग कोलिजन। इसका मतलब क्या है? तो बच्चों इसके लिए आपको बोलना है इस क्यूब के अंदर होता क्या है कि पार्टिकल, देखो टाइम ड्यूरिंग कोलिजन, पार्टिकल, ये क्यूब की लेंथ एल है मान लो, तो एल लेंथ है, तो पार्टिकल एल लेंथ गया और स्ट्राइक करके वापस एल इधर गया, तो 12 लेंथ टोटल चला। मतलब एक स्ट्राइक से दूसरी स्ट्राइक में 12 चलना पड़ेगा। जैसे उन्होंने स्ट्राइक किया वापस वहां गया, वापस यहां आएगा तो टक्कर लगेगा ना, तो टाइम लगेगा ड्यूरिंग कोलिजन 2l/vx बच्चों। इसे टाइम लिखा ड्यूरिंग कोलिजन 2l/vx डेल्टा टी के नाम से। फिर बच्चों तीसरा आईटीसी से कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? कोलिजन फ्रीक्वेंसी जब टाइम आ गया तो 1/टाइम को कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसलिए बच्चों कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मैंने 1/डेल्टा टी लिखा, तो vx/2l हो गया। तो 3 स्टेप हो गए, आईटीसी, आई से इंस्टेंट वेलोसिटी, टी से टाइम ड्यूरिंग कोलिजन, क्यों ना सर एल लेंथ गया, एल आया तो 2l/vx डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1/टाइम हो गया। अब बच्चों आईटीसी के बाद अगला सी जो लिखा वो लिखा चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम अगर अपन देखें कि एक पार्टिकल में कितना हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम होता है, आप यहां देखिए ऊपर की तरफ बच्चों, डेल्टा पी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल पी इनिशियल में कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव मान लो, तो बच्चों अगर एक जाने का एमवीएक्स है तो आने का माइनस एमवीएक्स है, तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम हो गया -2mvx। फाइनल माइनस इनिशियल, अरे भैया तू जाने का पॉजिटिव मान ले इनिशियल एमवीएक्स, तो आने का माइनस एमवीएक्स, तो फाइनल माइनस एमवीएक्स हो गया, और जाने का एमवीएक्स। इसलिए बच्चों वहां देखिए आप, वहां लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम -2mvx, और ट्रांसफर मोमेंटम टू द वॉल, हम दीवार को कितना मोमेंटम देंगे, तो आंसर है +2mvx देंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक भी क्लियर हो गया। फिर देखो आईटीसी सीएफ, एफ से आ गया फोर्स। बच्चों जब दुनिया में मोमेंटम आ गया, मोमेंटम चेंज आ गया, तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल फोर्स। तो बच्चों यहां से एफ आ गया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। तो डेल्टा पी तो है 2mvx, और डेल्टा टी लगा हुआ देखो, वहां से देखो डेल्टा टी सेकंड वाली इक्वेशन 2l/vx। तो बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, mvx²/l, ये सिंगल मॉलिक्यूल का फोर्स आ गया आपके पास। सिंगल मॉलिक्यूल का फोर्स, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास n होंगे मान लो, तो टोटल फोर्स निकाल सकते हो m/l। ये vx² को लिख सकते हो vx1², vx2², बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो vx1, vx2, vx3 किसी का भी मान सकते हो बच्चों। अब इसमें इंटू n/n से डिवाइड कर दो, n कैंसिल होगा, फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, पर हमें यह फर्क पड़ता है कि किसी भी वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन m, इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए बच्चों ऊपर लिखा हुआ है fx इक्वल टू mn/l vx² बार। और बच्चों इनिशियल जो मैंने लिखा था वहां से vx² v² by 3 बनता है। देखो इनिशियल वो रहा, वहां देखो आप, कहना हाँ सर,
तो उसको लिख दिया वी स्क्वायर बाय 3, तो फोर्स आ गया mn/3l वी स्क्वायर बार। और बच्चों प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, जब एरिया लगाया तो एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम कहते हैं, तो वो हो गया 1/3 mn/v इंटू वी स्क्वायर बार। तो बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट थी आईटीसी सीएफ प्री। आई से बोल इंस्टेंट वेलोसिटी, टी से बोल टाइम ड्यूरिंग कोलिजन, सी से देख कोलिजन फ्रीक्वेंसी, अगले सी से चेंज इन मोमेंटम, एफ से देख नीचे फोर्स, पी से देख प्रेशर, और ये प्रेशर फाइनल आ गया। रिलेशन विद एनर्जी हम पहले कर चुके हैं 2/3e। ये था बच्चों इसका एक्सप्रेशन जो आपको करना था। जिनको जरूरत है वो इन स्टेप्स को सिस्टमेटिक कॉपी करे और हमेशा के लिए याद कर ले, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट आपके हो जाएंगे। कॉपी इट। प्यारे बच्चों जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है एनर्जी ऑफ गैस। बच्चों एनर्जी ऑफ गैस को पढ़ने से पहले एक बात आपको हमेशा मेमोरी में डाल लेना है कि गैसेस 2 टाइप्स की थी, एक रियल गैस एक आइडियल गैस। बच्चों रियल गैस के अंदर आपको लिखना है हैव पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ, पर आइडियल गैस में लिखना है हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 0। हाँ बच्चों याद रखना, कहना क्या याद रखना, ये वाले पॉइंट कि जो आइडियल गैस होती है उसमें होली एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक होती है। मतलब आइडियल गैस की टोटल एनर्जी को पूछे तो काइनेटिक एनर्जी बोली है, पोटेंशियल नहीं बोली। कहना क्यों? पोटेंशियल एनर्जी 0 इसलिए होती है कि उनके मॉलिक्यूल में ना कोई अट्रैक्टिव ना कोई रिपल्सिव फोर्स होता है। और वाइब्रेशन और रोटेशन एनर्जी हम नेग्लेक्ट करते हैं जो हम अजम्पशन लेके पढ़ रहे हैं आइडियल गैस को। तो बच्चों याद रखना, याद रहेगा इस बात को कि आइडियल गैस की एनर्जी सिर्फ काइनेटिक बोल के आनी है। अब बच्चों इसमें क्या होता है, आइडियल गैस के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करने के लिए हमें आइडियल गैस की एनर्जी के फॉर्मूले पता होने चाहिए। फॉर्मूले स्पेशली 1 मोल गैस की एनर्जी और 1 मॉलिक्यूल की एनर्जी में क्या डिफरेंसेस है, उनसे लिंक और भी फॉर्मूले हम देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए मैं बोर्ड पर हटता हूं और यहां देखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 1 मोल गैस की एनर्जी पूछेगा तो बच्चों मोल में हमेशा गैस कांस्टेंट R लगा देना, 3/2 RT होती है। तो 1 मोल की एनर्जी 3/2 RT होती है। और बच्चों अगर n मोल की पूछेगा तो 1 मोल की 3/2 और तो n मोल की 3/2 nRT बोल देना। ये R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है बच्चों यहां, और n नंबर ऑफ मोल्स हो गया। अगर वो 1 मॉलिक्यूल की पूछेगा 3/2 kT, ये कहां से आया? उसके लिए बच्चों राइट में देखो ये लिखा हुआ है Na मॉलिक्यूल्स की 3/2 RT, क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? Na एवोगैड्रो नंबर। तो एक मॉलिक्यूल की 3/2 R/NaT, और R/Na को K कहते हैं, इसलिए थर्ड में मैंने लिखा है 3/2 kT के नाम से। चलिए बच्चों अगर कैपिटल N मॉलिक्यूल्स की पूछेगा तो 3/2 N से मल्टीप्लाई कर देना तो NKT हो जाएगा बच्चों। अगर 1 ग्राम गैस की पूछेगा तो बच्चों ये जो 3/2 RT 1 मोल की इसमें कैपिटल M मोल को मास से डिवाइड कर दो तो 3/2 R/MT बन गया पहले वाले को। अगर m ग्राम गैस की पूछेगा तो इंटू M और कर दो बस। ये सारे फॉर्मूले 2-3 बार लिख लो, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट काम आएंगे आपके पास। क्या बच्चों क्लियर हुआ? ये था एनर्जी ऑफ गैस का कॉन्सेप्ट। कॉपी इट। बच्चों अब एक टॉपिक हम डिस्कस करें, इसका नाम है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है बच्चों, जो एक मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी बच्चों 3/2 kT होती है। तो ईच एक्सेस पे मतलब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी एनर्जी होगी? तो बच्चों XYZ पे हाफ kT, बस इसे ही हम कहते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये इसका स्टेट में लिखा हुआ है। तो बच्चों क्लियर हो गया, मतलब एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को ईच एक्सेस पे डिवाइड कर दो, और ईच एक्सेस का मतलब ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, और उस पर वो हाफ kT होती है। इस कॉन्सेप्ट का नाम ही बच्चों इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। कॉपी इट। प्यारे बच्चों एनर्जी कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया, आओ एनर्जी कॉन्सेप्ट पे एक प्रॉब्लम करते हैं। बच्चों प्रॉब्लम सिंपल सा है, ये जो फार्मूले लिखे हुए हैं ना, इनमें से कोई एक फार्मूला पिक करने की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मैं बच्चों एक स्टेटमेंट आपको दे देता हूं। वो ही मुझे कहता है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ हीलियम। ओफो, यहां मोल लिखा है, तो बच्चों इनमें से मोल वाला फार्मूला पिक करना है। तो मैंने यहां पिक कर लिया। तो बच्चों ये फार्मूला हो गया E = 3/2 nRT, क्योंकि बच्चों n को मोल कहते हैं, और n या 2 मोल दिया है तो 2 से 2 कट हुआ तो बच्चों 3RT आंसर हो गया। क्या मेरी बात आपको समझ आई बच्चों? कॉपी इट। प्यारे बच्चों अब जो प्रॉब्लम एनर्जी का है वो एनर्जी डेंसिटी को लेकर है। पहले आप एक बात समझ लिए बच्चों, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इस बात को देखना, मतलब U/V कह सकते हैं इसे अपन। क्लियर होगी? तो बच्चों इसमें एनर्जी डेंसिटी को लेकर एक छोटा सा प्रॉब्लम पूछा बोर्ड पे, देखिए बच्चों। वो कहता था एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम U/V ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज रिलेटेड टू इट्स प्रेशर PS। ओहो, मतलब P प्रेशर की फॉर्म में U/V की वैल्यू बताएं। इसके लिए आप बच्चों यहां देखिए, सबसे पहला स्टेप है बच्चों, U जो होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, वो होती है बच्चों NCV/dt। ठीक है, अब इसमें बच्चों मोनोएटॉमिक गैस का जो CV है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक, उसकी वैल्यू 3R/2 होती है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में बताई गई थी आपको। तो बच्चों मैंने CV को 3R/2 लिख दिया।
तो उसे U हो गया 3nr del T अपॉन 2 के नाम से। तो बच्चों आपने को U बाई V कैलकुलेट करना, तो मैं दोनों तरफ V से डिवाइड कर दिया, देखो करा है ना, तो इससे U बाई V बन गया। और इधर जो nr del T बाई V जो सर्किल में बनाया है बच्चों, PV इक्वल टू nr del T में से इसको P की फॉर्म में चेंज कर लिया, मतलब nr del T अपॉन V क्या, तो P बन गया, तो 3P/2 इसका आंसर हो गया। तो ये सिंपल सी प्रैक्टिस पे आती है बच्चों, पेपर एग्जाम में जब पढ़ोगे आप ना, तो उसमें पढ़ के उस वक्त ही आइडिया लगाना पड़ेगा आपको। देखो मेरे को U बाई V चाहिए था, तो मेरे को एक बात इंपॉर्टेंट लगी, U तो मेरे पास था पर V नहीं था, तो मैंने दोनों तरफ V से डिवाइड कर दिया और PV इक्वल टू nRT से इसको P की फॉर्म में चेंज कर लिया। तो ये प्रैक्टिस पे ही आएगा ना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता बच्चों। क्या मेरी बात समझ आई आपको? कॉपी इट। बच्चों अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, पहले मैं प्रॉब्लम को एनालाइज करवाता हूं। मेरे पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर में 44.8 लीटर एक गैस भरा हुआ था। हमें इस कंटेनर में गैस का टेम्परेचर राइज 10 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा बच्चों जब भी, और इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो जब भी किसी फिक्स वॉल्यूम में आप हीट सप्लाई करते हैं तो बच्चों आपको उस केस में लिए फार्मूला यूज करना चाहिए Q इक्वल टू NCV/dt। तो आपको भगवान से मांगना है, N मैंने मोल दे दे, CV मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक, और डेल्टा T कितना चेंज इन टेम्परेचर किया। तो प्यारे बच्चों इसके लिए मैंने जब स्टेटमेंट को देखा इस तरफ, तो देखा मोनोएटॉमिक गैस है, तो बच्चों CV जो होता है मोनोएटॉमिक गैस का, वो हमें पता होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में पढ़ चुके हैं, 3/2R होता है। ऐसे डाई एटॉमिक का 5/2R होता है। तो यहां मोनोएटॉमिक गैस लिखा हुआ था, इसलिए मैंने CV को 3/2R पुट कर दिया, डेल्टा T को 10 पुट किया। पर बच्चों नंबर ऑफ मोल्स की बजाय इसने हमें क्या कर दिया बच्चों, आपको दे दिया 44.8 लीटर। तो मोल के कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है कि एक मोल में 22.4 लीटर ऑक्यूपाई होते हैं, तो 44.8 लीटर में 2 मोल ऑक्यूपाई होंगे, इसलिए मैंने यहां N को 2 पुट किया और ये सोल्व करके 30R आंसर आ गया। पर बच्चों आपको क्या करना है, कई बार पेपर में क्या होता है मोल्स डायरेक्ट गिवन नहीं होते, जैसे कि देगा 2 ग्राम कार्बन, तो बच्चों उसको 2/12 लिख देना, मतलब उसका मास अपन एटॉमिक वेट या मोल का वेट, उससे मोल निकालते हैं। कई बार वो लीटर्स में दिया होता है, तो लीटर में जब देगा तो मतलब 22.4 लीटर का 1 मोल को ऑक्यूपाई करता है, उससे लिंक करके आप इसको N निकाल सकते हो। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट मोल देगा तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गए बच्चों आपके लिए। क्या बच्चों ये प्रॉब्लम समझ में आया? तो इस कंटेनर में कितना हीट चाहिए 10 डिग्री राइज करने के लिए, उसका आंसर ये था बच्चों, NCV/dt से निकाला। कॉपी इट। प्यारे बच्चे जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है टाइप्स ऑफ स्पीड्स। देखो बच्चों किसी भी आइडल गैस की जब स्टडी करेंगे तो 3 टाइप्स की स्पीड की हम स्टडी करेंगे। एक हम करेंगे RMS स्पीड, VRMS जिसे कहते हैं, एक पढ़ेंगे हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और एक हम डिस्कस करेंगे बच्चों एवरेज स्पीड। ये 3 स्पीड को हम डिफरेंट फॉर्म में डिस्कस करते हैं, पर पहले इनके बेसिक फॉर्मूले आप देख लीजिए बच्चों। VRMS स्पीड की जब बात करेगा तो बोल के आना 3RT/m होती है। इसमें R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर और M गैस का मास है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2RT/m होती है और एवरेज स्पीड √8RT/m होती है। और इसमें ये ऑर्डर लिखा हुआ नीचे, VRMS ग्रेटर देन V एवरेज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। अगर आपसे पूछे RMS एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल में ज्यादा कौन सी होती है, तो आप ऐसे याद कर लेना, RAM RAM, R से RMS, A से एवरेज और M से मोस्ट प्रोबेबल। तो यही ऑर्डर है बच्चों जो हमेशा के लिए याद करना है। अब बच्चों हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं RMS स्पीड क्या होती है। प्यारे बच्चों अब हम डिस्कस कर रहे हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, जैसा मैंने कहा था। देखो बच्चों RMS स्पीड कोई आपसे पूछे तो आपको बोलना जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ईच पार्टिकल की, मतलब ईच मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसे RMS कहते हैं। मतलब V स्क्वायर का मीन का रूट। तो RMS का मतलब यही होता है, ये लिखा हुआ कि सभी पार्टिकल के स्क्वायर का मीन निकाल के टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो। अब बच्चों आपको मैं समझता हूं RMS का मतलब होता है स्क्वायर। तो अब देखो जरा यहां से देखिए बच्चों, ये लिखा हुआ है स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया, M से मीन, तो डंडे का मतलब ये मीन है, और R का मतलब रूट है, तो RMS को कहते हैं V स्क्वायर के एवरेज का रूट। अब बच्चों RMS के ये 4 फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है √3RT/m, इसके बाद आपको याद करना है, और PV इक्वल टू RT होता है, तो RT को PV लिख दिया गया, तो 3PV/m। इसे 3KT छोटा m भी कहते हैं और 3P/ρ भी कहते हैं। और हम इसे समझते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। देखो ये तो क्लियर हो गया, RT को PV लिखा तो PV/m हो गया। मास अपन वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं, तो इससे ये वाला भी बन गया। 3 तो क्लियर हो गए। अब ये कहां से है ये भी हम समझ लेते हैं। और देखो बच्चों प्रेशर, इसको और तरीके से भी देख सकते हो आप, ये प्रेशर जो होता है 1/3 mn/v × v स्क्वायर बार, तो यहां से v स्क्वायर बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो, m × n को कैपिटल M, इसलिए बच्चों इसने 3PV/m लिखा, या PV इक्वल टू RT से कर लो।
दूसरा देखो बच्चों, पीवी इक्वल टू आरटी होता है ना, और टोटल मास किसी गैस का होता है एक मॉलिक्यूल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स Na। तो बच्चों 3RT/m जो लिखा है, इस m की जगह m इंटू Na कर दिया, और ये जो R/Na है ना बच्चों, इसको K कहते हैं, इसलिए 3kT छोटा m लिखा है इसने। तो आरएमएस स्पीड जब कोई पूछे तो बच्चों ये चारों फॉर्मूले आपके ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, इसको बार बार लिख के पढ़ लीजिएगा। पर आपको बोलना ऐसे चाहिए, आरएमएस का मतलब स्क्वायर के मीन का रूट, स्क्वायर के मीन का रूट को आरएमएस कहते हैं। उसका मास्टर फॉर्मूला ये है और उसकी अदर फॉर्म ये वाली है, कॉपी इट। बच्चों अब जो स्पीड हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका मतलब होता है बच्चों, किसी भी कंटेनर में कोई गैस होती है, उसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल कितनी स्पीड रखते हैं, उन्हीं को मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं। कहना सर कोई एग्जांपल देके समझाओ। जैसे बच्चों एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं बच्चों इसमें 10 मॉलिक्यूल की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, टोटल मॉलिक्यूल्स 100 है, 100 से 10 की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कोई 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, और बच्चों 20 की स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 और 20 30 हो गए, बचे हुए 70 की 4 मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चों ये 4 मीटर पर सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल रखते हैं। वही चीज मैंने बच्चों यहां लिखी हुई है। क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया, स्टेटमेंट भी आ गया और एग्जांपल भी हो गया। कहना सर आप समझ में आ गया, मैक्सिमम मॉलिक्यूल की जो कॉमन सी स्पीड है ना, उसका नाम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। बच्चों इसका फॉर्मूला √2RT/m होता है। इसकी अदर फॉर्म होती है 2kT छोटा m और 2p/ρ। अब बच्चा पूछेगा इससे ये कैसे आया, तो बच्चों देखो मैंने इसी को यहां उठाया, 2RT/m लिखा। ये जो कैपिटल M होता है बच्चों, इसको छोटा m इंटू Na कह सकते हैं, क्योंकि तो टोटल मास है। और R/Na जो लिखा होता है बच्चों, इसको मैंने कहा था K कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 2kT/m आपके पास मिल गया। तो ये फॉर्मूला यहां से बनाया बच्चों। अब p/ρ कैसे बनाया, तो बच्चों RT को P भी लिख दिया मैंने, और मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है उसको रो कहता है, तो 2p/ρ हो गया। तो बच्चों ये है मोस्ट प्रोबेबल। तो मोस्ट प्रोबेबल में 3 बातें बोलनी थी। मैक्सिमम मॉलिक्यूल जो स्पीड रखते हैं उसको मोस्ट प्रोबेबल कहते हैं, उसका मास्टर फॉर्मूला एक तो 2RT/m, एक 2kT/m, एक 2p/ρ, बस खत्म। इसको लिख के याद कर लो बच्चों, कॉपी इट। प्यारे बच्चों अब जो लास्ट स्पीड हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है एवरेज स्पीड। बच्चों एवरेज स्पीड को आप यहां देखिए क्या बोलना है। सबसे पहले बोलना है एवरेज स्पीड होती है जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी स्पीड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये लिखा हो V एवरेज V1 + V2 + V3 अपॉन n। इसी का फॉर्मूला होता है बच्चों √8RT/πm। जो 8 और पाई की वैल्यू को पुट करें तो बच्चों वो 1.6 बनते हैं, तो 1.6 RT/m। ये नीचे जो लिखी है 3, ये इसकी डिफरेंट फॉर्म है जो हमेशा से हम बनाते आए हैं। जैसे पहले तो रेट RT/πm है, इस कैपिटल M को m इंटू Na लिख दें अगर अपन, तो R/Na को बच्चों K कहते हैं, √8kT/πm हो गया, और वही RT को P भी लिखे तो 8p/π से बन जाएगा। और इन तीनों स्पीड का रेशो ये होता है, ये भी आप याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों रेशो। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ सकता है कि इनका रेशो बताओ, तो ये रट लेना बच्चों। अब 2 बातें रटनी है आपको कि कौन सा ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर के लिए राम, RAM राम बोलना है, तो VRMS ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल ग्रेटर देन V एवरेज, और उसके बाद आएगा इनका रेशो, तो ये वैल्यू होती है इसकी बच्चों। क्लियर? तो 3 स्पीड हमने डिस्कस कर ली, बोलो कौन सी, RMS, मोस्ट प्रोबेबल और तीसरी एवरेज। क्लियर बच्चों? कॉपी इट। अब बच्चों टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में इसकी एक प्रॉब्लम बहुत प्यारी है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। उसने कहा कि किसी गैस के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स थे, उनकी डिफरेंट वेलोसिटी दी हुई थी। देखो वेलोसिटी का मतलब होता है जो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई थी। और बच्चों इसमें उसने पूछा था कि इन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। जनरली बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। आप ये बोलना सर देखो ऐसा होता है जब एवरेज स्पीड निकालनी हो ना बच्चों, तो इस क्वेश्चन में जो माइनस दिया हुआ ना वो काउंट नहीं करते, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें सारे प्लस लिख के आना। जैसे 7 + 5 + 4 + 3 + 1 अपॉन 5 मॉलिक्यूल, तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो कहना अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि नेगेटिव पॉजिटिव दे रखे हो, स्पीड पूछे तो नेगेटिव साइन छोड़ के लिखा जाता है बच्चों। पर अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो बच्चों नेगेटिव साइन साथ में काउंट करना है, इसलिए बच्चों जब साथ में काउंट किया तो 0 आएगा। तो बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम जब आती है ना कभी कभी जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज होते हैं। वेलोसिटी में साइन काउंट होगा और स्पीड में साइन काउंट नहीं होगा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसलिए इसका आंसर 1 का 4 और 1 का 0 है। क्या बच्चों क्लियर हुआ? कॉपी इट। प्यारे बच्चों सेकंड प्रॉब्लम इसका सिंपल सा है। आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला होता है √3RT/m। इसमें डिफरेंट टेम्परेचर पे VRMS की स्टडी करने को बोलेगा। ये प्रॉब्लम का स्टेटमेंट दिया है, उसने बोला 120 केल्विन पर स्पीड V है, तो 480 केल्विन पर कितना होगा। तो बच्चों यहां देखो VRMS डिपेंड टेम्परेचर पे करता है, इसलिए बच्चों हमने क्या लिखा है V1/V2। बेसिकली ये RMS ही है, तो V1/V2 √T1/T2 कर दिया।
V1 तो आपके पास V1 बाई V2 ऐसे, पर T1 T2 हो गया 120 480, तो V2 2V1 आ गया, मतलब ट्वाइस होगी, 2V बोल सकते हैं आप इसका आंसर। क्लियर हो गया? तो आप बोलना कि जब कभी टेम्परेचर चेंज होगा तो आरएमएस स्पीड चेंज होगी, और मास्टर फॉर्मूलास का होगा V RMS एब्सोल्यूट T, जो मैंने यहां लिखा हुआ V1 V2 की फॉर्म में। तो बस T1 T2 पुट करो तो इंटर रिलेशन इनका आ जाएगा। क्या बच्चों क्लियर? कॉपी इट। बच्चों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा V RMS, मतलब किसी गैस में आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल और V साउंड, गैस में साउंड की स्पीड का आपस में इंटर रिलेशन क्या है। अच्छा, गैस के मॉलिक्यूल जो चलते हैं उसकी आरएमएस, और मेरी आवाज आप तक आ रही है, हेलो बच्चों, तो V RMS और V साउंड का आपस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों इन दोनों फॉर्मूलों को आप एक साथ लिख लीजिए, गेम खत्म। देखो V RMS कितना होता है बच्चों, देखो आप √3RT/m, और V साउंड होता है √γRT/m। मैंने V RMS को V साउंड से डिवाइड किया, √3/γ आ गया, और गामा हमें पता है दो स्पेसिफिक का रेशियो होता है CP/CV। CP कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक और CV कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक। अब बच्चों V RMS √3/γ V साउंड हो गया। ये फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये कई बार कॉम्पिटिशन में डायरेक्ट 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए इस वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए, और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे ये वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो बच्चों मॉडल क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाय नाउ। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। यही बेस्ट वे है आपको बच्चों, अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिक्स सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।